Hello dear students, welcome back in online teaching. Grade 6, subject SST, Geography. Dear students, as you all know, in previous video, we have started our chapter number 5, which name is Major Domains of the Earth. Also, we have taken information about lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Also, we seen information about continents. There are total 7 continents, namely Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. Okay, student, in this video we are going to start remaining part of the chapter, which is hydrosphere. Okay, let us see what is meant by hydrosphere. बच्चों, हाइड्रोस्फीयर मीन्स जल मंडल. ठीक है, हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है जल मंडल. द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अर्थ को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट. यानी कि प्लैनेट पर जो वाटर की मात्रा है वो बहुत ज्यादा है. दैट्स व्हाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. More than 71% of the earth is covered with water and 29% is with land. जैसा कि हमें मालूम है, वाटर कितनी परसेंट है? 71% और लैंड का एरिया है 29%. यानी कि अर्थ पे लगभग 71% जो एरिया है वो किसने ऑक्यूपाई किया है? वाटर ने किया है. और 29% एरिया जो है वो लैंड से भरा हुआ है. लैंड यानी कि जो भूभाग है उसने ऑक्यूपाई किया है. हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स. अब हाइड्रोस्फीयर जलमंडल यानी कि इसमें सिर्फ पानी ही नहीं होता है. एज रनिंग वाटर इन ओशियंस एंड रिवर्स एंड इन लेक्स, आइस एंड ग्लेशियर्स. पानी के साथ इसमें क्या होता है? ओशियन और रिवर या फिर सीज जो है उसमें बहने वाला वाटर, पानी. उसी के साथ जो लेक्स होते हैं. बाद में है आइस और ग्लेशियर्स, यानी कि जो बर्फ होता है, बर्फ की काइंड में भी हमें जो वाटर है वो देखने के लिए मिलता है. अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर. उसी के साथ वाटर जो है वाटर वेपर की काइंड में भी हम देखते हैं, वाफ जिसे हम कहते हैं. ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर. और ये सब किसमें पाया जाता है? हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल में हम इसे पाते हैं, देखते हैं. मोर देन 97% of Earth's water is found in the oceans and is too salty for human use. देखिए, जैसा कि हमें मालूम है, फिगर में दिखाया है 97.5% जो वाटर है अर्थ पे वो कहां पर अवेलेबल है? ओशियंस में, महासागरों में ये अवेलेबल है. लेकिन इस पानी का हम यूज नहीं कर सकते हैं. एज यू ऑल नो, क्या ये वाटर जो होता है जो कि ओशियंस में अवेलेबल होता है वो कैसे होता है? साल्टी होता है, खारा होता है. इसकी वजह से हम उसका घरेलू यूज हो या फिर फार्मिंग में यूज हो, वो यूज हम नहीं कर सकते. यानी कि इतनी भारी मात्रा में पानी होने के बावजूद भी हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं. अब जो यूजेबल वाटर होता है, फ्रेश वाटर होता है, वो देखिए कितना कम है. ये आप फिगर में देख सकते हो. फ्रेश वाटर अर्थ पे सिर्फ 2.5% यानी 2.5% ही ऐसा पानी है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं. वी कैन यूज ओनली 2.5% ऑफ वाटर. ओके, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स और अंडर द ग्राउंड एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर. देखिए, जैसा कि फिगर में दिखाया है, ओशियन का पानी जो है वो कैसा होता है? बहुत ही एक्सट्रीम साल्टी होता है, जिसका यूज हम अपनी लाइफ में नहीं कर सकते हैं. और जो ह्यूमन की यूजेबल जो वाटर होता है उसका जो परसेंटेज है वो कितना है? 2.5%. यानी कि लगभग 2.5% वाटर ही हम क्या कर सकते हैं? पूरे वाटर से इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, फॉर ह्यूमन यूज के लिए सिर्फ 2.5. ठीक है, यानी कि 2.5%, 2.5% वाटर ही क्या होता है? यूजेबल होता है, फ्रेश होता है. हेंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. यानी कि हमारा जो प्लैनेट है ब्लू प्लैनेट, यानी कि बहुत सारा पानी होने के बावजूद भी
हमें क्या होते हैं, पानी की किल्लत होती है, पानी का शॉर्टेज महसूस होता है। क्यों महसूस होता है? पानी तो बहुत है लेकिन यूजेबल जो वाटर होता है वो यूजेबल वाटर बहुत ही कम मात्रा में है। वो कितना है? 2.5%। उसकी वजह से पानी की जो है शॉर्टेज हमें दिखती है। हम देख सकते हैं कि कभी कभी हमें पानी बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। ओशियंस देखिए, ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। देखिए ओशियन जो है, महासागर जो है वो हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। द ओशियन वाटर्स ऑलवेज मूविंग, ओशियन वाटर जो है ऑलवेज चलते रहते हैं, मूविंग होते रहते हैं। द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर्स, अब ये किस तरह से, कौन से काइंड में चलते रहते हैं? देखिए वेव्स, तरंगे होती है ना, जैसे कि आप सीज में देखते हो, ओशन अगर आपने देखा होगा तो पानी हमेशा वेविंग करता रहता है, वहां पर हमें वेव्स देखने के लिए मिलती है। ठीक है, द टाइड्स एंड द ओशियन करंट्स, इन काइंड्स में हमें ये ओशियन का पानी जो है, वाटर जो है मूविंग होते रहता है, हम उसे देख सकते हैं। द 5 मेजर ओशियंस आर द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द साउथर्न ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन। देखिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मेजर, सबसे बड़े जो मुख्य ओशियंस है, सबसे मेजर महासागर कौन कौन से है? फर्स्ट वन इज पैसिफिक ओशियन, सेकेंड वन इज द अटलांटिक ओशियन, थर्ड वन द इंडियन ओशियन, नेक्स्ट द साउथर्न ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन। ठीक है, ये जो ओशियंस है ये इंपॉर्टेंट ओशियन में से एक माने जाते हैं। ठीक है, देयर साइज इन फिगर नंबर 5.1, फिगर नंबर 5.1 जो है हमने स्टडी की है उसमें आप इसे देख सकते हो। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन। देखिए अब आपको अगर पूछा जाए लार्जेस्ट डेजर्ट, जो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा है, तो हम क्या बोल सकते हैं? सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, जो कि हमने पिछले पार्ट में देखा है। जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा होता है? एशिया। बाद में है लार्जेस्ट ओशियन। अब आपको अगर सवाल किसी ने पूछा कि लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, तो कौन सा है? द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन। सबसे बड़ा ओशियन जिसे कहा जाता है वो है पैसिफिक ओशियन। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। ये लगभग अपनी जो अर्थ है, पृथ्वी है, इसका पूरी लैंड में से 1/3 हिस्सा जो है इसने ऑक्युपाई किया है। मरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशियन। और जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है जिसे मरियाना ट्रेंच कहा गया है, पिछले वीडियो में हमने इसकी जानकारी ली है, वो भी पैसिफिक ओशियन में लाई करता है। द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। पैसिफिक ओशियन का जो शेप है वो कैसा है? सर्कुलर। ठीक है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट, यानी कि ये जो कॉन्टिनेंट है ये इसके सराउंडिंग में हमें देखने के लिए मिलते हैं। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशियन। आपको मैप पे देख के जो पैसिफिक ओशियन की लोकेशन है उसे लोकेट करना है, उसे देखना है। द अटलांटिक ओशियन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। अब सबसे बड़े जो ओशियन होते हैं उसमें 2 नंबर पे कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन। ठीक है, ये विश्व का सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है। इट इज एस शेप्ड, इसका जो शेप है वो एस जो लेटर है उसकी तरह है। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन इज हाईली इंडेंटेड। इंडेंटेड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, टूटा फूटा, जैसे हम उसे कह सकते हैं इंडेंटेड। तो ये जो ओशियन है इसकी जो साइज है या फिर हम इसे शेप कह सकते हैं, ये कैसा है? कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा है, इसका एक अलग से एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा टूटा फूटा जिसे हम कह सकते हैं। दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर एंड पोर्ट्स। लेकिन ये जो इंडेंटेड यानी कि टेढ़ा मेढ़ा जो इलाका आता है, एरिया आता है, इसकी वजह से इसके किनारे पर बहुत सारे हार्बर्स एंड पोर्ट्स यानी कि मर्चेंट्स जो है अपने अपना बिजनेस जो है वो कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्बर्स एंड पोर्ट्स वहां पर लोकेट किए गए हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज द बिजिएस्ट ओशियन। और अगर हम कॉमर्स की बात करें, मर्चेंट की बात करें, व्यापार की बात करें,
तो ये जो ओशियन है ये सबसे बिजिएस्ट ओशियन है, यानी कि यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में, बहुत ज्यादा तौर पर बिजनेस यानी कि व्यापार किया जाता है। द इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, दैट इज इंडिया। इंडियन ओशियन का जो नाम है वो किस कंट्री के नाम पर रखा गया है? अपना जो भारत देश है इंडिया, इसके नाम पर इस ओशियन का नाम रखा गया है इंडियन ओशियन। द शेप ऑफ ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। अब इसका शेप कैसा है? ट्रायंगुलर शेप है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया, अब नॉर्थ में एशिया को सराउंडिंग करता है। इन द वेस्ट बाय अफ्रीका, वेस्ट में अफ्रीका, एंड द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया, यानी कि एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को क्या करता है? ये सराउंड करता है। द साउथर्न ओशियन एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। जो साउथर्न ओशियन है वो कहां पर है? कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड से लेकर 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर। द आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। अभी जो आर्कटिक ओशियन है वो कहां पर लोकेट है, कहां पर स्थित है? देखिए जो नॉर्थ पोल है वहां पर हम इसे देख सकते हैं। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। जैसा कि हम लोगों को मालूम है इंटर कनेक्टेड, ये सब जो ओशियंस है वो कैसे है? इंटर कनेक्टेड है। तो ये जो आर्कटिक ओशियन है ये किससे जुड़ा हुआ है? अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर known as Bering Strait. It is bound by northern coast of North America and Eurasia. ये किससे जुड़ा हुआ है? नॉर्थन कोस्ट ऑफ अमेरिका एंड यूरेशिया। जैसा कि यूरेशिया जो हमने देखा है, यूरेशिया क्या है? यूरोप और एशिया इन दोनों की जो कॉमन लैंड है, इनकी कॉमन लैंड को क्या बोलते हैं? यूरेशिया। ठीक है। बाद में है एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी है कि एटमॉस्फेयर किसे कहा जाता है, एटमॉस्फेयर में कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, कौन कौन सी काइंड्स होती है। इसके पहले पार्ट में भी हमने एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी ली है। देखिए, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अब जैसा कि हमें मालूम है कि अर्थ पर बहुत सारे गैसेस हम देख सकते हैं, गैसेस अवेलेबल है। कौन कौन से गैसेस है? एज एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि हमें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना। उसके बाद और भी कुछ ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। दिस टाइप्स ऑफ गैसेस वी कैन फाउंड इन एटमॉस्फेयर। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। और ये जो ब्लैंकेट है, ये जो लेयर है जिसमें गैसेस होते हैं, ये पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, इंपॉर्टेंट पार्ट जो है माना जाता है। It provides us with the air we breathe and protects us from the harmful effect by sun rays. और ये क्या करता है एटमॉस्फेयर? ये गैसेस वगैरह जो है ये क्या करते हैं? सन के जो हार्मफुल रेज होते हैं जो हम सहन नहीं कर सकते हैं, उनसे हमारी क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है, हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट है, देखिए, द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। एटमॉस्फेयर की जो ऊंचाई है वो लगभग 1600 किलोमीटर्स है, 1600 किलोमीटर्स। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन। एटमॉस्फेयर का डिवाइडेशन अगर किया जाए तो कितने लेयर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं उसको? देयर आर 5 लेयर्स। ओके, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। ठीक है, देयर लेयर्स, these layers starting from Earth surface are called the troposphere, the stratosphere, द मेसोस्फेयर, द थर्मोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर। पहले चैप्टर में हमने देखा है कि किस तरह के लेयर्स अर्थ पर अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ठीक है, अलग अलग के, और यहाँ पर एक लास्ट वाला है एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो अलग अलग ये जो लेयर्स है ये हम देख सकते हैं। ठीक है, आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ये 5 लेयर्स हमें अवेलेबल मिलते हैं, या फिर एटमॉस्फेयर में हम इनको देखते हैं। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर किसका कंपोजिशन होता है? देखिए, नाइट्रोजन, कौन कौन से गैसेस शामिल है? नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, जो कि हमें सर्वाइव करने के लिए बहुत जरूरी होता है। which make up about 99% of clean dry air।
नाइट्रोजन 78%, देखिए एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है 78% और ऑक्सीजन कितनी परसेंट है 21%। एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड द अदर कंप्राइज 1% बाय वॉल्यूम। और जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि नाइट्रोजन कितनी परसेंट है 78%। हमने यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन लेनी है। नाइट्रोजन जो है 78% है और ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में है 21%। और बाकी सब जो गैसेस है वो सिर्फ कितने परसेंट है 1%। उनमें कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है और बाकी अदर जो गैसेस है वो सिर्फ 1% पाए जाते हैं। ऑक्सीजन is the breath of life while nitrogen helps in the growth of living organism। देखिए ऑक्सीजन जो है जीव है, सजीव है, उनको सांस लेने के लिए जरूरी होता है, जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है। फॉर सर्वाइविंग ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। नाइट्रोजन किस लिए हेल्प करता है, देखिए नाइट्रोजन का काम क्या होता है, क्या फंक्शन है। नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, उनको लिव करने के लिए, उनकी ग्रोथ होने के लिए, बढ़ने के लिए नाइट्रोजन जरूरी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड द प्रेजेंट इन मिनट अमाउंट इज इंपॉर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ, देयरबाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का फंक्शन होता है प्लैनेट जो है उसे वार्म रखना। It is also essential for the growth of plants। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसी के साथ नाइट्रोजन जो है, इस तरह की गैसेस जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, नेसेसरी होते हैं। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेराइज विथ हाइट। अब जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी होती है वो अलग अलग तरीके की होती है, वेराइज होती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं उस तरह से एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी है वो चेंज होती रहती है। इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल। जैसे जैसे सी लेवल से हम ऊपर उठते हैं तो वो क्या होती जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। एंड डिक्रीजेस रैपिडली एज वी गो अप। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। जो पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं या फिर माउंट एवरेस्ट जैसे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ऊंचे पहाड़ होते हैं, ऐसे पहाड़ की चढ़ाई करने वाले लोगों को आप अगर मिले, उनका अगर इंटरव्यू लिया तो वो क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि वहां पर कौन से गैस की कमी है, जो ऑक्सीजन है उसकी कमी वहां पर देखी जाती है, पाई जाती है। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई अल्टीट्यूड्स। और उनको साथ में जैसे जैसे हम वो ऊपर जाते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत महसूस होती है, तो इसकी वजह से वो साथ में क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले जाते हैं ताकि उनकी जो ऑक्सीजन की कमी उनको महसूस होती हो वो पूरी हो। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड्स। उसी के साथ जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं, ग्रो होते हैं या फिर ऊंचाई पर जाते हैं, तो टेम्परेचर भी क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। The atmosphere exert pressure on the earth. This varies from place to place. Some areas experience high pressure and some areas low pressure। और इसकी वजह से हाई प्रेशर और लो प्रेशर का एरिया भी हमें महसूस होता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में सीखा है कि एयर जो है कहाँ से कहाँ फ्लो होती है या फिर ब्लोइंग होती है, हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर बेल्ट में वो फ्लोइंग होती है, मूव होती है। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। और जो एयर मूव होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, उसे ही कहा जाता है विंड। ओके, नेक्स्ट पार्ट है, देखिए बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। देखिए जहां पर लाइफ बसती है, लाइफ का क्षेत्र जहां पर जीवन है, बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। वहां पर क्या क्या मिलता है हमें, लैंड, वाटर, एयर। इट इज इन दिस जोन that life that is unique to this planet exist। अब इस planet पर या फिर इस स्पेयर में क्या है, लाइफ है, एग्जिस्ट करती है लाइफ। there are several species of organism that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals। अब देखिए बड़े से बड़े लेकर छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक, यानी कि छोटे से छोटे जीव तक हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं। सजीव यहाँ पर सर्वाइव करते हैं।
all the living organism including humans are linked to each other and to the biosphere for survival। देखिए बायोस्फीयर में सर्वाइवल करने के लिए ह्यूमन से लेकर यानी कि मानवों से लेकर छोटे से छोटे जीव तक इस स्पेयर में, इस लेयर में हमें देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि मानव या फिर सजीव जो भी हो उनको सर्वाइव करने के लिए जो भी कुछ लैंड, वाटर और जो भी कुछ ऑक्सीजन या फिर गैसेस, जिन चीज़ों की ज़रूरत इंसान को या फिर जीवों को जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए या फिर सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत होती है, वो सारी काइंड्स इस स्पेयर में हमें देखने के लिए मिलती है। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लैनेट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। देखिए प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, दो पार्ट्स है, और एनिमल किंगडम यानी कि जीव। The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. For example, cutting a forest for fulfilling our needs of wood or clearing land for agriculture may lead to fast removal of soil from slopes. देखिए मानव क्या कर रहे हैं, दिन ब दिन अपनी जरूरत के हिसाब से क्या कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट की कटिंग कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। जो अगर किसी को खेती करनी है, किसी की वुड की ज़रूरत है या फिर किसी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क के लिए वुड की ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट में से पेड़ पौधों को काटते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसका एक सॉइल इरोजन होना या फिर सॉइल स्लोप्स होना या फिर हमारे मानव जीवन पर इसका एक बहुत ही बुरा असर हो रहा है। सिमिलरली अर्थ सरफेस में बी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक्स। और उसी के साथ दूसरा एक बड़ा फैक्टर कौन सा है, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप जो होते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है, बहुत सारे बदलाव पृथ्वी के सरफेस पर या फिर पृथ्वी की जो अर्थ की जो सतह है वहां पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। अब जैसे कि हम रिसेंटली हमें मालूम है सुनामी की वजह से क्या हुआ था, बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ था। जैसा कि अर्थक्वेक का एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, तो उसका एक एग्जांपल हमें देखा है कि रिसेंटली सुनामी से जो तबाही हुई थी या फिर जो भी कुछ नुकसान हुआ था उसके बारे में हम सब लोगों को जानकारी है कि नेचुरल कैलेमिटी यानी कि नैसर्गिक आपत्ति जब इंसानों पर आती है तो भारी मात्रा में क्या होता है, तबाही होती है। पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वेयर सबमर्ज अंडर वाटर। और जब सुनामी आया था तब अंडमान और निकोबार ये जो पार्ट्स है ये पूरी तरह से क्या हो गए थे, अंडर वाटर, यानी कि पूरी तरह से वहां पर पानी जम गया था। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। दिन ब दिन लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा जो वेस्ट मटेरियल है ये लेक्स है, रिवर्स है, सीज है, इनमें क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। लोग क्या करते हैं, जो कचरा होता है, जो भी कुछ वेस्ट मटेरियल होता है वो पानी में छोड़ा जाता है और इस वजह से वो पानी ह्यूमन यूज के लिए नहीं रह सकता है या फिर हम उसका वो ह्यूमन यूज के लिए अनसुटेबल होता है। यानी कि हम अपनी पानी की जरूरत जो है वो खुद ही कम कर रहे हैं या फिर हम पानी में कचरा डालते हैं, वेस्ट मटेरियल डालते हैं, उसकी वजह से वो पानी गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है और बाद में उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जब हमें पानी की ज़रूरत होती है तो वो पानी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पानी क्या होता है, पूरी तरह से पोल्यूट होता है। इट ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। और इसकी वजह से अदर फॉर्म्स जो होते हैं यानी कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनके ऊपर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पोल्यूट द एयर। अब क्या करते हैं, इंसान हो और कोई हो, रिवर या हो, लेक हो, उसमें वेस्ट मटेरियल डाल के उस पानी को पोल्यूट करते हैं। दूसरा एक प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री आप देखते हो, धुआं निकलता है वहां से। बाद में है व्हीकल्स, व्हीकल्स में से भी क्या निकलता है, धुआं। तो ये सब जो धुआं होता है ये क्या करता है, हवा को पोल्यूट करता है, प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर्स। अब आप लोगों को मालूम है दिन ब दिन जो है समर में गर्मी हमें ज्यादा महसूस हो रही है। क्यों होती है ज्यादा महसूस ये गर्मी, क्योंकि हम हवा में क्या छोड़ रहे हैं, बहुत सारे थर्मल प्लांट्स है, व्हीकल्स है, इनका जो धुआं है वो हवा में छोड़ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पोर्शन है वो क्या होता जा रहा है,
बढ़ते ही जा रहा है और उसकी वजह से दिन ब दिन टेम्परेचर भी बढ़ते ही जा रहा है। इसे ही कहा जाता है ग्लोबल टेम्परेचर, या फिर आज हम एक पॉइंट सीखते हैं या फिर सुनते हैं जिसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इसे ही कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। दिन ब दिन हम जैसे गर्मी महसूस कर रहे हैं, ज़्यादातर भारी मात्रा में गर्मी हम महसूस करते हैं, तो ये CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से हो रहा है। There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere। अगर हमें अच्छी तरह से जीना है तो यहाँ पर जो लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है और हाइड्रोस्फीयर है, इनमें एक अच्छा एक बैलेंस हमें रखना पड़ेगा। जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो भी इंसानों द्वारा पोल्यूशन फैलाया जा रहा है उसे रोकना जरूरी है। Okay students, as this way we have taken information about chapter number 5. I hope you all understand the information we have taken in this chapter. Question and answer depending on this chapter we will learn in next video. Thank you.